सिर्फ मुसलमान टारगेट होके और मुसलमान को टारगेट करके अपनी सियासत आगे बढ़ा रहे हैं। उनका जो 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड किया उन्होंने तो मुसलमानों को पॉलिटिकली इनविजिबल कर दिया उन्होंने। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। अब प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम देश मिस्र के दौरे पर हैं और अब से थोड़ी देर बाद, ठीक करीब 15-20 मिनट के बाद प्रधानमंत्री मोदी का विमान मिस्र की राजधानी काहिरा में लैंड करने वाला है। सुपर पावर मुल्क के बाद मुस्लिम मुल्क में भी पीएम मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारी है। 1997 के बाद पहली बार किसी भारतीय पीएम का यह इजिप्ट का दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा वैसे तो बायलैटरल ट्रेड के हवाले से काफी अहम माना जा रहा है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी इसी साल हमारे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थे। लेकिन इस दौरे की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि मिस्र एक मुस्लिम देश है। प्रधानमंत्री यहां पर 1000 साल पुरानी शिया मस्जिद अल हाकिम भी जाएंगे। अब सोचिए कि जिन पीएम मोदी को लेकर एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव गढ़ा जाता है, उनका जादू कैसे मिस्र के सिर चढ़कर बोल रहा है। मुसलमान और ज्यादातर मुस्लिम मुल्क पीएम मोदी का गुणगान करने और उन्हें अपने यहां बुलाने में लगे हैं। अल हाकिम मिस्र, जो कि मिस्र की मस्जिद है, इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। 11वीं सदी की यह मस्जिद है जिसे जबल मशबी के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र की सबसे पुरानी इस्लामी स्मारकों में यह शामिल है। 1980 में दाऊदी बोहरा समुदाय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। भारत में भी बड़ी तादाद में दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग रहते हैं और पीएम अक्सर इस समुदाय के लोगों के बीच आते जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 1997 के बाद किसी भारतीय पीएम का यह पहला दौरा है। इस 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। मोदी के इस दौरे से अरब के साथ अफ्रीकी देशों में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। इजिप्ट सुएज नहर को इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट करना चाहता है। यह करीब 460 किलोमीटर लंबा ट्रेड स्ट्रेच है। इसमें अफ्रीका, अरब और यूरोप के 6 अहम पोर्ट शामिल होंगे। चीन इस प्रोजेक्ट पर $1 अरब खर्च कर रहा है। भारत वक्त रहते यहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ताकि उसका प्रभुत्व यहां पर बने रहे और इसीलिए यह दौरा काफी अहम है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने भी प्रधानमंत्री मोदी की ताकत का लोहा माना। अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो यह तक कह दिया कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। लेकिन भारत में विरोधियों को मोदी की बढ़ती ताकत रास नहीं आ रही। विरोधी दल चुनाव में मोदी को हरा नहीं पा रहे तो मुसलमानों के नाम पर एजेंडा चलाने में लगे हैं। विपक्षी दल मोदी सरकार पर मुसलमान विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, जो सिलसिला भी जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बयान सुनिए, जो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी के टारगेट पर मुसलमान है। मोदी जी के डीएनए में लोकतंत्र नहीं है, वहां पे तानाशाही है। आज संविधान को बचाने की बात हो रही है। आज जो कुछ भी देश के अंदर हो रहा है, एक हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी जो मुसलमान है, वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। टेंशन में हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी गुजार रही है। वो तमाम बातें आप देख ही रहे हैं। कभी हिजाब पे परेशानी है, कभी नमाज पे परेशानी है, कभी मस्जिद पे परेशानी है, कभी मदरसों पे परेशानी है, कभी 3 तलाक का कानून आता है, तो कभी यूसीसी आने की तैयारी है। धारा 370 हटाते हैं, 371 नहीं हटाते। तो ये सब क्या है? सिर्फ मुसलमान टारगेट होके और मुसलमान को टारगेट करके अपनी सियासत आगे बढ़ा रहे हैं। अब एसटी हसन को आप सुन रहे थे कि मुसलमानों को प्रधानमंत्री मोदी टारगेट कर रहे हैं। अब एसटी हसन को जवाब देना चाहिए कि मुसलमानों को अगर टारगेट कर रहे होते तो मुस्लिम मुल्क मिस्र किस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है कि प्लेन लैंड कर जाए, उनका भव्य स्वागत हो। भारत के राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भले ही मोदी को मुसलमान विरोधी बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को मुस्लिम देशों को भी देखना चाहिए जो मोदी को अपने यहां बुलाने के लिए आतुर हैं, मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत और इस्लामिक देशों के बीच बढ़ते रिश्तों को भी समझना चाहिए। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं, इस विश्लेषण को आप देखिए। 2021-22 में इराक भारत का 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना। भारत इराक के बीच $34.3 बिलियन का बिजनेस है। शिया देश ईरान के साथ भी भारत के बेहतर संबंध हैं।
भारत कतर से सबसे बड़ा गैस खरीदार है। भारत कतर के बीच $15 बिलियन का बिजनेस है। तो क्या यह बिना संबंधों के हो गया क्या? भारत और खाड़ी देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। भारत, यूएई, सऊदी, ओमान के बीच ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल हो रही है। अब मिस्र के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत होंगे तो अरब के साथ साथ अफ्रीकी देशों में भी भारत का जाहिर सी बात है प्रभाव बढ़ेगा। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तस्वीरें सामने आएंगी। वो तस्वीरें मैं आपके सामने रखूंगा और उन तस्वीरों को सामने रखकर सवाल भी पूछूंगा। लेकिन भारत में मुसलमानों के नाम पर ही सही मोदी का विरोध कर रहा है, तो सुनिए ओवैसी। उनका जो 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड किया, उन्होंने तो मुसलमानों को पॉलिटिकली इनविजिबल कर दिया। उन्होंने कंप्लीटली है ही नहीं कोई, ना उनकी पार्टी टिकट देती, ना उनकी पार्टी एम्पावरमेंट करती। और फिर खुद प्रधानमंत्री की सरकार ने इस साल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का 40% बजट कम कर दिया। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है बताइए? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो बताइए क्या है? मौलाना फेलोशिप को आपने बंद कर दिया। अब माइनॉरिटीज जिसमें मुसलमान भी हैं वो अब फेलोशिप पीएचडी नहीं कर पाएंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है बताइए आप? CAA का कानून बनाया आपने, रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है बताइए आप? वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है कि मोदी का कोई मुस्लिम देश इतने जोर शोर से स्वागत कर रहा है, इंतजार कर रहा है। इससे पहले 6 मुस्लिम देश, ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले 6 मुस्लिम देश अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दे चुके हैं। तो जो वैसी कह रहे थे, जो एसटी हसन कह रहे थे, अगर यह स्थिति होती तो यह मुस्लिम मुल्क प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित क्यों करते भाई? अप्रैल 2016, यह समय याद रखिएगा, सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया जा चुका है प्रधानमंत्री मोदी को। अगस्त 2019 में यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जा चुका है। अगस्त 2019 में ही बहरीन के द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। जून 2019 में मालदीव के रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। तो सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के खिलाफ होते, एंटी मुस्लिम होते, उनकी सरकार मुसलमानों के खिलाफत में काम करती, तो ये मुस्लिम मुल्क प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहां बुलाकर सम्मानित क्यों करते? चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि मुस्लिम देशों में मोदी का जादू, विपक्ष बेकाबू क्यों है? सवाल यह भी कि मोदी के साथ मुसलमान तो भड़के क्यों है भाईजान? दुनिया में मोदी का डंका, विरोधियों की आखिरकार शंका कब दूर होगी? मोदी दुनिया को जोड़ रहे, क्या विपक्ष मुसलमानों को डराने में लगा है क्योंकि उन्हें वोट चाहिए और डरा कर ही वोट मिलेगा? अब आपका परिचय आज के मेहमानों से। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। फिरोज बख्त साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर एस के दत्ता, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल हसन, लीडर हैं एमआईएम पार्टी के। अतीकुर रहमान, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। और मोहम्मद अतीक है, मुस्लिम लीग के स्पोक्स पर्सन है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आदिल भाई आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि आपके नेता बार बार मुस्लिम के नाम पर सबसे ज्यादा बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन एंटी मुस्लिम होने का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कुछ आंकड़े मैंने बताया सर, आपने सुने होंगे कैसे मुस्लिम मुल्कों ने अपने यहां बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। अब प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के दौरे पर हैं, इंतजार कर रहा है मिस्र, पलक पावड़े बिछाकर। थोड़ी देर बाद तस्वीरें आपको दिखा देंगे स्वागत की। आपकी शंका कब दूर होगी, या खुलेआम ये कह दीजिए आप सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ठीक है राकेश भाई, आपने इतना अच्छी बात कही, मैं भी कुछ बात आपको सच्चाई बताता हूं। फाइनेंस मिनिस्ट्री से 40% माइनॉरिटी का बजट घट गया, मोदी जी की जय हो। गाजियाबाद में आज ही मौलवी शौकत अली अपने कोचिंग में नमाज पढ़ रहे थे, उनको आप अरेस्ट करवा दिए, मोदी जी की जय हो। अलवर में 20 जून को मस्जिद में आग लगा दिया गया, उसमें भाजपा के नेता का नाम है, मोदी जी का जय हो। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया अभी तक नहीं मिला, 10 साल होने जा रहा है मोदी जी की सरकार को, एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, मोदी जी की जय हो। तिब्बी कॉलेज एएमयू अलीगढ़ में तिब्बी कॉलेज है, वहां के बच्चों को और दूसरे तिब्बी कॉलेज के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, मोदी जी की जय हो। उसके बाद रहीमुल और ईदुल को छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं, उनके घर कोई पहुंचा भी नहीं, ना कांग्रेस पहुंची ना बीजेपी के लोग पहुंचे, मोदी जी की जय हो। एएमयू और जामिया का फंड पिछले साल कम कर दिया गया, मोदी जी की जय हो।
आप ही बतलाइए कि मणिपुर जल रहा है, मोदी जी अमेरिका में अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मोदी जी की जय हो। आप ही बतलाइए कि एक भी मुसलमान एमपी नहीं है भाजपा में, एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। आजाद भारत में पहली बार हुआ, मोदी जी की जय हो। नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने आप जाते हैं, मोदी जी की। चलिए ठीक है आदिल भाई, 1-1.5 मिनट आपने बोला, ये जो जयकार आपने की है और जो तंज कसा है उसका अनिला सिंह जवाब देंगी। लेकिन सुनिए सर, आप ही की तर्ज पर मेरे कुछ क्रॉस हैं। अतीक असद में आपको मुस्लिम दिखाई देता है, किसको जय करें? 2013-14 में मुसलमान कल्याण बजट 3,511 करोड़ था, 2019-20 में 4,700 करोड़ हो गया, किसकी जय करें? हज कोटा बढ़ गया, जीएसटी घटाकर 18 से 5% हो गई, किसकी जय हो जाए? 6 लाख से अधिक वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटाइजेशन हो गया, किसकी जय किया जाए? हज यात्रा में फॉर्म फ्री कर दिया गया, किसकी जय हो जाए? महिलाओं को बिना महरम के हज यात्रा पर जाने का विकल्प दे दिया, किसकी जय कर दी जाए? 3 तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए आ गया, किसकी जय कर दी जाए? जवाब दीजिए। जवाब दे। सबसे पहले जो इस बार जो हज में दुश्वारियां हो रही है, जाके राकेश भाई पता कर लीजिए। नहीं आदिल भाई, हज में क्या दुश्वारियां हो रही है, नहीं हो रही है, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा। आपने 1-1.5 मिनट तंज में जयकार की, मैंने कुछ नहीं बोला, उसका जवाब अनिला सिंह देंगी। मेरे क्वेश्चन पर आप बने रहिए। जो फैक्ट मैंने आपके सामने रखा, उस पर जवाब दीजिए। नहीं, और आपने ट्रिप सुनिए, नहीं सुनिए, 30 सेकंड दीजिए, सुनिए। अरे मैं आपको 1 मिनट देता हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब है, वो सऊदी गवर्नमेंट का फरमान है, वो आपका सवाल जवाब देने के लिए हूं। सऊदी गवर्नमेंट का फरमान है, वो मोदी जी का फरमान है। पूरे देश में, हर देश में वो फरमान है कि महिलाएं जा सकती है बिना महरम के। वो मोदी जी का एहसान नहीं है। मोदी जी से अच्छा, जीएसटी भी सऊदी ने घटा दिया, जीएसटी भी सऊदी ने घटा दिया। स्कॉलरशिप क्यों घट गया? जीएसटी भी सऊदी ने घटा दिया, जीएसटी घटा दिया। जीएसटी सरकार का पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी और पूरे हिंदुस्तान में आग लगाना, आपके नेता ओवैसी ब्रादरान भी काम कर रहे हैं। कोई तो अच्छी बात कह दिया करें मुसलमानों के ताल्लुक से। हमेशा ही आप जहर घोलते हैं, हमेशा ही आप आग लगाते हैं। दिस इज नॉट द वे। मोदी जी ने बड़े अच्छे काम किए जो राकेश जी ने अभी बताए नहीं। मैं सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं 2 चीजें बताऊंगा। सुनिए, मोदी जी जब नए प्रधानमंत्री बने थे, आपने जय जयकार करी ना मोदी जी की। जब नए प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी 2015 में, कुछ पतंग वाले उनके पास गए, 90% उसमें मुसलमान थे, थोड़े बहुत हिंदू थे। उन्होंने कहा हमारी समस्याएं हैं, हमारे धंधे को लेके। मोदी जी ने तुरंत उनको 50 करोड़ रुपए की मदद कर दी। ये नहीं कहा मैंने मुसलमानों की मदद करी है। ये जो है, ये इस तरह का अपीसमेंट की बात नहीं करते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका तरक्की वो चाहते हैं। ठीक है, आप हमेशा जो टोन और टेन्योर आपका हिंदू मुस्लिम, ये ना तो भाजपा कर रही है, ना संघ कर रहे हैं, आदिल कर रहे हैं। ठीक है, फिरोज बख्श साहब सुनिए। आदिल, जो आपने बातें कही, मैं अनिला जी के पास जा रहा हूं, लेकिन ये कहते हुए कि इस पार्टी में कितने मुस्लिम, कितने हिंदू, कितने सिख नेता होंगे, ये दूसरी पार्टी तय नहीं करेगी। आपकी पार्टी में कितने हिंदू नेता और पदाधिकारी हैं, मैं पूछूं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और फिर मैं कहूं कि आप देश के सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, आप देश में मेरी बात नहीं करते हैं, आप देश में दूसरे धर्म के लोगों की बात नहीं करते हैं, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप सिर्फ प्रोपेगेंडा करेंगे। प्रोपेगेंडा मत खेला करिए सर मेरे सामने। भाई ना हिंदू झंडा ना मुस्लिम झंडा, चलिए इंडियन फ्लैग। आदिल भाई रुक जाइए, अब अनिला सिंह से जवाब दीजिए। रुक जाइए सर, सिर्फ 1-2 मेहमानों के लिए डिबेट नहीं होती है। 1-2 मैं फिर आपके पास आऊंगा। आदिल हसन, मैं फिर आपके पास आऊंगा सर। आदिल नहीं, कोई 30 सेकंड नहीं सर, कोई 30 सेकंड नहीं। डिबेट सर, डिबेट में सर मैं अपने हिसाब से मुसलमान और इस्लाम बदनाम हो रहे हैं। मैं आऊंगा आदिल भाई, आऊंगा सर। 1 घंटे की डिबेट है, चिंता मत करिए, फिर समय मिलेगा। अनिला सिंह, आप लोग कुछ भी कर लीजिए, आदिल हसन, इनकी पार्टी, इनके नेता यही कहेंगे आप लोग एंटी मुस्लिम है। आप जलते तवे पे बैठ जाइए, नहीं मानेंगे। अपना गला चाक कर दीजिए, फोन दे दीजिए, नहीं मानेंगे। अनिला जी, मेरी सबको राम राम। और इस प्रकार का चिल्लाने का ये तो हक इनको मिला हुआ है ना, तभी तो 2% से 20% हो गए यहाँ पे विक्टिम कार्ड लेकर। पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा आबादी दूसरे नंबर पे मुसलमानों की है तो भारतवर्ष आपका एहसान नहीं है। पाकिस्तान में जो 20% हिंदू थे, आज जो है 2% से भी कम हो गए हैं। नहीं सुनिए, एक मिनट। अरे सुनिए, ये किसी के बाप का नहीं है, हमारा आपका सबका मुल्क है। तो ऐसी बातें मत करिए आदिल हसन। और सुनिए जो बोल रही है अनिला सिंह, अरे चुप, तो बिल्कुल ये मत तय करिए किसके बाप का मुल्क है। चलिए शांत रहिए। नेता जो है बने, अभी सिर्फ अनिला जी की आवाज होने जा रही है, सिर्फ अनिला जी की आवाज होने जा रही है। हैदराबाद के ओल्ड टाउन की राजनीति करने वाले आज चले हैं राष्ट्रमंच पे। अरे आप लोगों को तो जो 16 लोग जुटे थे सर्कस में पटना में कल, वहां तक तो आपकी पार्टी को पूछा नहीं गया था, यहां बैठकर बयान बखार रहे हैं।
जहां तक मैं बात करती हूं, ये जो एचटी हसन है, ये आए दिन उल्टी सीधी बयानबाजी इनकी समाजवादी पार्टी के ये जो दो नेता करते रहते हैं, एक कोई बिल्कुल कब्र में जिनके पैर लटके हुए हैं सफीरुद्दीन बर्क साहब, और दूसरे ये एचटी हसन साहब। इनसे ये पूछना चाहिए आतंकवादियों की पैरोकारी करने वाले कौन सी राजनीतिक दल था? वलीउल्लाह खान और मोहम्मद तारिक का नाम भूल गए हैं? किस प्रकार से, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हो, आतंकियों की वकालत ये लोग करते हैं, दंगाइयों की वकालत ये करते हैं, दंगा ये कराते हैं, और ये यासीन भटकल उसकी वकालत ये करते हैं और हमें पाठ पढ़ाते हैं। मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि रिसोर्सेज पे पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है, बाकी हिंदू और सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी कहां चले जाएं भैया? कोई अलग देश बना दें? गजवाए हिंद की जो साजिश पूरे भारतवर्ष में चल रही है, वो कटोरे में डालकर आपके हाथ में देकर, ये जो मौलाना ओवैसी साहब हैं जो अपने आप को जिन्ना समझते हैं, उनके हाथ में पकड़ा दें क्या? और मुझे आप एक चीज बता दीजिए, ये कहते हैं कि मोदी एंटी मुस्लिम है, क्या मोदी साहब ने मस्जिदों पे कब्जा करवा लिया? मोदी साहब ने कब्जा करवा लिया मस्जिदों पे? ठीक। क्या ये बता दीजिए कि मंदिरों से तो जो चढ़ावा आता है वो सरकार के पास चला जाता है, मस्जिदों में जो आता है क्या उस पे कब्जा? ठीक है अनिला जी आपका जवाब हुआ। अनिला जी आपका जवाब हुआ, मैं आता हूँ। वक्फ की जमीन, वक्फ के पास जमीन है, हथिया ली क्या? नहीं, मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लेती हूँ। ठीक है, जल्दी पूरा करिए, 15-20 सेकंड और फिर मैं मोहम्मद अतीक आपके पास आता हूँ। खत्म हो चुका क्या? वक्फ एक्ट खत्म हो चुका क्या? आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैंने बोला 15-20 सेकंड और अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। अनिला जी बिल्कुल, इनकी परेशानी यह है क्योंकि मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं करती हूं जो गजवाए हिंद का मकसद लेकर मेरे भारत में नफरत फैलाते हैं। इन्होंने महिलाओं को ना अपना एक स्लेव समझा हुआ है, गुलाम समझा हुआ है। ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया कि वो हिंदू बहनों के काम आ रही थी। आज हम यूसीसी की पहल कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? मुसलमान बहनों को होने वाला है। अरे आप लोगों की मानसिकता क्या हो गई? मदरसों में पढ़ाई लिखाई कुछ करवाते नहीं हैं, इंजीनियर डॉक्टर वहां से निकलवाते नहीं, कौन सी खेती करवाते हैं भैया वहां पर? ठीक है, आज आपको फक्र होना चाहिए कि आपके राष्ट्र के प्रधानमंत्री जो है यूएस से जाते हैं। ठीक है मोहम्मद अतीक, ठीक है अनिला जी मैं आता हूं मैडम आपके पास, मैडम आपके पास। ठीक है मोहम्मद अतीक मुसलमानों के खिलाफ है। मोहम्मद अतीक रुक जाइए, आदिल भाई अभी 2 मेहमान और इंतजार करें, 2-3 मेहमान रुक जाइए। मोहम्मद अतीक, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, 6 मुस्लिम मुल्कों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहां का सबसे बड़ा सम्मान दिया। मिश्र आंखें बिछाकर, पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा है, फिर भी आप लोगों को इतनी शंका क्यों मोदी के नाम पर? मोदी के नाम पे शंका थोड़ी है, मोदी की नीयत के नाम पे शंका है। मोदी की नीयत अगर साफ होती तो जब वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने मुसलमानों के जुल्म पे बात करी होती तो वो लोकतंत्र का जो है आलाप नहीं वहां पर रागने लगते। क्यों भाई? अरे वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थी, उसने उल्टा सीधा सवाल पूछा और बहुत कायदे का जवाब दे दिया था मोदी जी ने। अब वो पाकिस्तानी हो गई। अच्छा, पत्रकार अब पाकिस्तानी होने लगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार है वो। आप यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कार्ड वहां पर भी फेंकने लगे आप। अरे हिंदू मुस्लिम का कार्ड तो आप खेल रहे हैं, तो आप क्या कार्रवाई करने वाले? मोदी जी की नियत पे आप शक कर रहे हैं, अपनी नियत देखिए ना, अपनी नियत को। मोहम्मद अतीक एक मिनट, फिर पैसे लेके बात मत करो। अरे मोहम्मद अतीक सुनिए, मोहम्मद अतीक ये कौन पैसे लेकर क्या पैसे लेकर? सच्चाई की बात करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया गया था, उन्होंने तार ठोकर उसका जवाब दिया। पैसे आप लेते होंगे और सुनिए, इस पर चर्चा भी कर चुके हैं मोहम्मद अतीक, आपने नियत पर सवाल उठाया। एक मिनट, मुझे एक उदाहरण दीजिए, जवाब जब आपको मुस्लिम होने के नाते इस मुल्क में परेशानी हुई हो। मोहम्मद अतीक बिल्कुल भी नहीं। राकेश जी, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे मुसलमानों की हक के तो व्हाइट हाउस में हमारी आवाज उठेगी और उसमें शर्मिंदा होना पड़ता है भारत को। आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने शर्मिंदा किया, मतलब है? लेकिन व्हाइट हाउस में हमने देखा कि किस तरह से भारत को शर्मिंदा किया गया। वहां पे मुसलमानों के में उठाइए, आप उठाइए, आपका खैर मकदम होगा। क्या मतलब है व्हाइट हाउस में यहाँ आवाज उठेगी और गलत उठेगी? बलात्कारियों का स्वागत करते हैं भारतीय अल्लाह का बड़ा कर्म है, सुन लीजिए, अल्लाह का बड़ा कर्म है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तान में, सीरिया में, ईरान में और इस तरह के किसी मुल्क में पैदा नहीं हुए। यहाँ बड़ा आराम है, अल्लाह का बड़ा कर्म है। और कश्मीर में जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आप कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम मुल्कों ने बड़ा स्वागत किया।
कौन से मुस्लिम मुल्क थे जिन्होंने बाइकआउट किया अरे कश्मीर में उस भाई कॉन्फ्रेंस का जो नहीं 95% मुस्लिम मुल्क जो हैं उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान से, मोदी जी से। 95% मुस्लिम मुल्कों का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो बेहतरीन है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप स्टूडियो में मौजूद है, रुक जाइए। तो व्हाइट हाउस में हमारी किरकिरी ना होती। कोई मोहम्मद अतीक एक मिनट रुक जाइए। 79 टाइम्स तालियां बजी हैं मोदी जी के लिए, 15 बार खड़े होके फिरोज साहब रुक जाइए। मोदी जी को फिरोज साहब रुक जाइए प्लीज, प्लीज सर। क्या बात कर रहे हैं फिरोज साहब प्लीज, आप स्टूडियो में हैं सर, रुक जाइए, समझिए इस बात को लेकर। ठीक है मोहम्मद अतीक, जो आपको प्रोपेगेंडा खेलना था आपने खेल लिया। डॉक्टर एसके दत्ता, इन्हें मुस्लिमों को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर क्वेश्चन किया गया, वो क्वेश्चन सुनाई दे गया। रुक जाइए मोहम्मद अतीक, जो जवाब आया वो नहीं सुनाई दिया। 15 बार अमेरिका की संसद में स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, वो नहीं दिखाई देता है। 75 से ज्यादा टाइम तालियां बजती हैं, 79 टाइम्स वो तालियां नहीं सुनाई देती हैं। डॉक्टर एसके दत्ता, देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पे तो ये है विजिट पे जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अरे इनका फीडर डाउन कीजिए ना, सब मैं बोलूं। अरे दूसरी बार, पिछले 9 सालों में दूसरी बार आपके जनरल नॉलेज के लिए मोहम्मद अतीक, अब रुक जाइए, शांत हो जाइए। पिछले 9 सालों में दूसरी बार, रुक जाइए। अब डॉक्टर दत्ता, अब बात आती है कि पूरे भारत से जिस तरह से सम्मान, सिर्फ डॉक्टर दत्ता की आवाज होने जा रही है, किसी और की नहीं। नरेंद्र मोदी जी के जिस हिसाब से सम्मान किया गया है, 29 टाइम्स स्टैंडिंग ओवेशन, 79 टाइम्स तालियां बजी। उसके साथ साथ भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के ओबामा ने कुछ टिप्पणी की, उस पे जिस हिसाब से जो बाइडेन ने जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति, वो कहीं ना कहीं पे एक तरह से सील लगा दिया। ये जो लगातार ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि मुसलमान खतरे में है इंडिया में, भारत में, उसी पे जो बाइडेन ने एक तरह से पूरा सील लगा के बंद कर दिया। जिस हिसाब से उन्होंने जवाब दिया है ओबामा की टिप्पणी को लेके। अब बात आती है कि इनको तो मिर्ची लगेगी। सऊदी अरेबिया में जिस हिसाब से स्वागत होता है, बहरीन में जिस हिसाब से स्वागत होता है, कतार में जिस हिसाब से स्वागत होता है, इराक में जिस हिसाब से स्वागत होता है, यूएई में जिस हिसाब से स्वागत होता है मोदी जी का, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में जिस हिसाब से स्वागत होता है मोदी जी का, इनको लेके इनको मिर्ची लगती है। इनकी जानकारी को मैं थोड़ा सा तंदुरुस्त कर दूं, G20 के जो कश्मीर में जो अभी हाल ही में बैठक हुआ है, उसमें बांग्लादेश शामिल था जो एक मुस्लिम मुल्क है, इंडोनेशिया शामिल था जो एक मुस्लिम मुल्क है, यूनाइटेड अरब एमिरेट शामिल था इस पूरे बैठक में जो एक मुसलमान मुल्क है। ये झूठा जो एक टेप रिकॉर्डर के हिसाब से आप लोग रटाते रहता है ना बयान, इसको बंद कीजिएगा और तार्किक आधार पे बहस कीजिएगा। मैं सुन रहा था कांग्रेस की टिप्पणी व्हाइट हाउस के स्वागत को लेके। कांग्रेस की तमाम जितने सारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं? ठीक है, चलिए डॉक्टर दत्ता मैं आता हूं। आतिकुर रहमान, ईमानदारी से बताइएगा, मुस्लिमों में क्या स्वीकार्यता बढ़ी है, नहीं बढ़ी है प्रधानमंत्री मोदी की? मुस्लिम मुल्कों में प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता, वहां की मस्जिद भी जा रहे हैं जो कि करीब 1000 साल पुरानी मस्जिद बताई जा रही है, उसके बाद भी अतीक की जो टोन है, आदिल की जो टोन है, क्या आप उससे एग्री कर रहे हैं? राकेश जी देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उनके हाथ मजबूत करें, क्योंकि वो भारत को मजबूत करने बाहर जा रहे हैं। आपका जो मूल प्रश्न है कि मुस्लिम मुल्कों में प्रधानमंत्री की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, तो आप देखिए क्यों बढ़ी है मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री की एक्सेप्टेबिलिटी। यहाँ के जो हमारे हिंदुस्तान भाई वहां जाके अपना खून पसीना बहाते हैं और वहां की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। नहीं आतिकुर रहमान, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ मुस्लिम मुल्कों में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, हमने देश में भी कुछ योजनाओं की गिनाई बात, कुछ कानूनों की बात गिनाई, मैंने देश की भी बात कही, सिर्फ मुस्लिम मुल्कों की बात नहीं कही। वेरी गुड, सिर्फ मुस्लिम मुल्क ने, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत हुए हैं और अपने देश में भी मजबूत हुए। क्या स्वीकार्यता नहीं बढ़ी है मुस्लिमों के बीच में? राकेश जी आप भी बोल लीजिए। नहीं सर, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप सही लाइन पर बोले। आतिकुर रहमान, मैं नहीं सर, आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं लेकिन उससे हिंदुस्तान को बाहर निकाल दे रहे हैं। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन यही हो गया है कि आप बोले। नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। आतिकुर रहमान नहीं सर,
आप सिर्फ दूसरे मुल्कों की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया। मैं चाहता हूं उसमें आप हिंदुस्तान को भी शामिल करें, इसीलिए मैं बार बार बीच में आ रहा। भाई आपकी स्टोरी क्या है कि मुस्लिम मुल्कों में यहां प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड्स मिले। हमने कहा हमारे भारतीय लोगों ने खून पसीना बहा, इसीलिए प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत हुए। हमने किए, प्रधानमंत्री ने देश मजबूत हुआ, इसमें दो राय नहीं है। अपने अब ये घर की मुर्गी दाल बराबर क्यों है? यहाँ पर मुसलमान थू और वहां पर आप अवार्ड लूटते हो, इसका जवाब दें आप। क्यों आप यहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स खत्म कर रहे हैं? कौन सा माइनॉरिटी राइट खत्म हो गया? रात दिन मुसलमानों को मार रहे हैं। आतिकुर रहमान, वक्त अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का विमान मिस्र की राजधानी काहिरा में लैंड करने वाला है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अतिकुर रहमान साहब, आप ब्रेक से पहले कह रहे थे मुझे सर 2-3 राइट मुसलमानों के बता दीजिए जो खत्म किए गए हों, बहुत पिन पॉइंटेड। सर मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा अगर पिन पॉइंटेड आप रहेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस जो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। दूसरा पॉइंट, कर्नाटका में 4% मुसलमानों के रिजर्वेशन खत्म किए, ये कहकर के रिलीजियस रिजर्वेशन पॉसिबल नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। थर्ड पॉइंट, यूपी के चीफ मिनिस्टर आसाम के इलेक्शन में, यूपी के इलेक्शन में, बंगाल के इलेक्शन में बड़ी सभाओं में जाके कहते हैं, कौन कहता है मुसलमानों के दुश्मन है? देखिए हमने अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, मुसलमानों के सारे कमेलों को बंद कर दिया। ये सिर्फ 3 पॉइंट है, 300 और है। राकेश जी सुनिए, अब इन 3 पॉइंट में से दो पर एक क्रॉस है, फिर फिरोज बख्त साहब बोलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सुनिए सर, आपने 2 मुद्दों पर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो सर फैसला आने दीजिए ना कि सरकार का फैसला सही था या गलत था, या आप बैठकर तय कर लेंगे। अरे तय कौन कर रहा है? तो मत तय करिए ना सर। फिर आप नहीं साबित कर पा रहे कि आपका कौन सा राइट खत्म कर दिया गया, मुसलमानों के कौन से राइट पर ताला लग गया, ये आप नहीं बता पा रहे, ये आप नहीं बता पा रहे। आता हूं अनिला जी, अनिला जी 1 मिनट आता हूं, चूंकि फिरोज बख्त साहब भी मुस्लिम पैनलिस्ट हैं। फिरोज बख्त साहब, आप सहमत हैं जो अतीकुर रहमान कह रहे हैं? देखिए, ऐसा मैं पर्सनल नहीं होना चाहूंगा, लेकिन अतीकुर रहमान साहब बहुत सेंसिबल डिबेटर हैं, सही बात करते हैं, लेकिन थोड़ा उसके बाद जाके यू टर्न ले लेते हैं। अच्छा, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, थोड़ा बीच में मैं आपके नहीं बोला था, कोई नहीं बोलेगा। एएमयू के आपने माइनॉरिटी उसकी बात करी। देखिए, ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी है ना, दिस हैज मेड इंडिया अ वेरी वेरी वीक स्टेट। मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो यह है सिंड्रोम, इससे बाहर आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, किसी ने ये कहा कि जी वो डीएनए मोदी जी का और क्या क्या है, शायद एसटी हसन साहब ने कहा था, मेरे दिल में बहुत देर से वो बात थी। देखिए, आप कहते हैं कि आप समाजवादी हैं, आप समाजवादी नहीं, आपका जो डीएनए है वो परिवारवादी है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि डीएनए की बात बाइडेन ने भी करी थी, मोदी जी ने भी करी थी और ईमानदारी के साथ करी थी, ठीक है। माइनॉरिटी के राइट्स की बात करी, मोदी जी ने बड़ा माकूल जवाब दे दिया, और कोई इसको कह रहा है जी ये हो गया वो हो गया। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की वक़्त और कदर और भी बड़ी है, न सिर्फ अमेरिका में, न सिर्फ पूरी दुनिया में, बल्कि हिंदुस्तान में। और ये कह के मैं बात को खत्म करूंगा कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, सुन लीजिए, मुसलमान हिंदुस्तान का 99% राष्ट्रवादी है, संस्कारवादी है, और आप भी अतीक साहब संस्कारवादी राष्ट्रवादी हैं, भटक जाते हैं। और आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुसलमानों ये समझ लो, आपके लिए हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क, हिंदू से बेहतर दोस्त कोई नहीं। ठीक है, मैं आता हूं मोहम्मद अतीक सर। ये सब लोग एक दूसरे के बीच में बोलना मत शुरू करिए, किसी को नहीं समझ में आता है, वरना फिर मैं आगे से शुरू कर दूंगा कि जो बोलेगा सिर्फ उसी का फेडर ऑन रहेगा, तो हर कोई किसी के बीच में ना बोला करे। अनिला सिंह, आप कुछ कह रही थी? सर आप बुलवा दिए जी, बिल्कुल, डिबेट से कोई फायदा नहीं है कोई। मैं बिल्कुल ये कहना चाह रही हूँ कि वक्त साहब ने कहा कि अभी इन्होंने कहा, अपील की मुसलमानों को कि भाई देखो, आपके लिए सबसे अच्छा मुल्क अगर पूरे विश्व में है तो भारत है। बिल्कुल आप वक्त साहब, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। इसीलिए ये जो मुस्लिम लीग है, जिसकी नुमाइंदगी आज की तारीख में एआईएम के जो मुखिया हैं ओवैसी साहब, वो करने की कोशिश करते रहते हैं। बाकी तो जो बचा कुचा है, वो यहाँ पर जो इंडियन मुस्लिम लीग है उसके प्रवक्ता भी बैठे हैं, वो भी कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल अच्छा साहब, जो हमारा देश का विभाजन हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था, आज जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया है, उसमें 4.25 करोड़ मुसलमानों को जाना चाहिए था, क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ, हमारे भारत में 4.25 करोड़ मुसलमान थे तकरीबन। गए कितने? 75 लाख। बाकी यहाँ क्यों रह गए भाई, क्यों रह गए?
इसीलिए रह गए ना कि हिंदुस्तान में उनको कुछ चीज समझ में आई थी। बाकी जो गए थे उसमें मुस्लिम लीग वाले, जिन्होंने यहां पर पूरा एक हड़कंप मचाया हुआ था कि नहीं 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 नहीं, भारत के टुकड़े होने चाहिए, धर्म के आधार पर होने चाहिए, हम तो एक साथ रह ही नहीं सकते, हमारे तो धर्म अलग है, हमारे तो पंथ अलग है, हमारा खाना पीना ओढ़ना जो है सब कुछ अलग है, अलग मुल्क अलग मुल्क अलग मुल्क अलग मुल्क। अरे तो अडवाणी जी क्यों पहुंच गए थे? जिना की खबर पे अडवाणी जी क्यों पहुंच गए थे? आपने अडवाणी जी को नहीं सबक दिया इस बात का? पंजाब है कि अगर उन्हें बंटवारा करा दिया तो अडवाणी जी को सलाम करने पहुंच गए थे। भारत अच्छा था। और सुनो मौलाना, सुनो दाढ़ी वाले मौलाना, सुनो प्रवक्ता मुस्लिम लीग, सुनो आप भी सुनो, अतीकुर रहमान भी सुने, और जो तीसरे जो ओल्ड टाउन तमीज सीखो, तमीज सीखो, अनिला सिंह तमीज सीखो, भारतीय जनता पार्टी के फ्रिंज एलिमेंट तमीज सीखो, तमीज सीखो। तुम्हें पता नहीं है कि मौलानाओं से कैसे बात करी जाती है? बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। सही कहा प्रधानमंत्री, सही कहा शफीकुर रहमान बर्क ने कि बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। तमीज सीखो अनिला सिंह, तमीज सीखो। अगर तमीज नहीं है तो डिबेट मत करो। मैं आता हूं बीच में। मोहम्मद अतीक तमीज सिखाने वाले आप तो एक तो कुछ नहीं है। डिबेट पर कुछ गलत होगा, शो में कुछ गलत होगा, सर मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। मैं दोनों एक महिला से बात करने का शायद आपका ये तरीका होगा, या आपको सिखाया जाता होगा? कुछ कहेंगे मुझे मालूम है, या आपको सिखाया जाता होगा कि एक महिला से कैसे बात करते हैं? फिरोज बख्श साहब आपका कोई सवाल है? मेरा एक सवाल है, सुनिए अतीक, मेरे दो बिरादरान हैं, दोनों अतीक भाई हैं, सुनिए। अरे सुन लीजिए थोड़ा, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए प्लीज, सबकी आवाज डाउन करिए। रहमान साहब सबकी आवाज डाउन करिए। फिरोज साहब आपका कुछ सवाल? एक छोटा सवाल है, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। मेरा सवाल यह है कि अगर आपसे कहा जाए भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमान मारे जा रहे हैं, जैसे अतीकुर रहमान साहब ने भी कहा था, तो क्या आप हिंदुस्तान को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में बसना चाहेंगे? सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। और मैं थोड़ा सा अनिला बहन से, मेरी छोटी बहन अनिला, मैं उनसे कहना चाहूंगा, कभी भी किसी की दाढ़ी या टोपी पे या किसी के टीके पे या गेरुए रंग पे कभी भी हमें किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम मुहज्जिब पढ़े लिखे लोग हैं। थैंक यू सो मच। अब मेरा एक सवाल है दो लोगों से। नरेंद्र मोदी जी के विषय में अगर कुछ भी ये उल्टी सीधी चीज बिल्कुल गलत है। अगर मोदी जी के विषय में कुछ कहेंगे सबसे पहले फिरोज बोलेगा। ऑब्जेक्शन हो गया, ऑब्जेक्शन सर नोटिस हो गया, सबके ऑब्जेक्शन। कुछ भी उल्टा सीधा ठीक है अनिला जी, तो मैं खड़ा खड़ा इनको तार तार कर दूंगी। ठीक है, मैं अपने नेता के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। ठीक है, पूरा विश्व जो है, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है यहाँ पर। ठीक है ठीक है अनिला जी, आपने अपनी बात कही। अब मैं रुक जाइए मोहम्मद अतीक और आदिल, मैं आप दोनों लोगों के पास आता हूँ। दत्ता साहब उसके बाद आपके पास। रुक जाइए मोहम्मद अतीक, सुनिए सर प्लीज रुक जाइए। मोहम्मद अतीक बहुत पिन पॉइंटेड, जो मैंने सवाल अतीकुर रहमान से पूछा था। अरे रुक जाइए सर, नहीं ऐसे होता है। आपके कौन से राइट बतौर मुस्लिम जो आप अवेल नहीं कर पा रहे, मुझे पिन पॉइंटेड जवाब दीजिए। नहीं आप ये बताइए, अनिला सिंह गुंडागर्दी करेंगी यहाँ पर मुसलमान? मोहम्मद अतीक अगर या तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा है, आपकी भगवा पॉलिसी से कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। आप जवाब देना चाहते हैं या नहीं, या मैं आदिल पर रुक करूं, या मैं आदिल हसन का रुक करूं? आप जवाब देना चाहते हैं कि नहीं? एक मिनट, फिरोज बख्श साहब करने वाला मोहम्मद अतीक आपको जवाब देना है कि नहीं? हमने कुछ कहा, इनकी आवाज डाउन करिए। मोहम्मद अतीक की आवाज डाउन करिए। जवाब नहीं। मोहम्मद अतीक मैंने आपकी आवाज डाउन करवाई है सर। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब देना चाहते हैं या नहीं? अगर हाँ तो जवाब दीजिए। मैं आपका फेडर ऑन करवा रहा हूं। ऑन करिए इनका फेडर। पॉलिसी करके दोनों को अलग कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको अनिला सिंह। आप यहाँ बैठ के गुंडागर्दी करती हैं। अरे आपके लोग इसीलिए फ्रिंज एलिमेंट अब आपको जवाब नहीं देना है। आदिल हसन ठीक है, नहीं मोहम्मद अतीक के पास जवाब नहीं है। आदिल हसन आपके पास जवाब है मेरे सवाल का? क्यों रह गए हिंदुस्तान? मैंने आपको नहीं आपको फिरोज बख्श साहब रुक जाइए सर प्लीज। आप लोग यहाँ पे आदिल हसन, गजवाए हिंद का एजेंडा चलाने। अनिला जी शांत, ठीक है। आदिल हसन, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल जो है ना, उन लोगों ने हमेशा आप लोगों का इस्तेमाल किया। आदिल हसन, मुस्लिमों के कौन से राइट खत्म कर दिए गए सर? बोलने दीजिए। कौन सा कानून मुस्लिमों के खिलाफ हो गया, मुझे ये समझा दीजिए। अच्छा उनको चुप, यही सबसे पहला आपके डिबेट पे बोलना कोई चाह रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने। अरे मैं आपको समय दे रहा हूं ना सर। क्या सवाल चाहते हैं? अरे मैं आपको समय दे रहा हूं भाई। बेइज्जत कीजिएगा टीवी चैनल पे। ये आपके ऊपर भी तो अप्लाई होता है। फिरोज बख्श साहब प्लीज नहीं बोलेंगे। एक उलेमा को आप टीवी चैनल पे बेइज्जत कराना चाहते हैं क्या? कोई बेइज्जत किसी को नहीं कर रहा है सर। आपसे सवाल पूछा था, जवाब देना है तो दीजिए सर प्लीज, इधर उधर की बात नहीं। पूछिए, सवाल पूछिए। आपका कौन सा राइट मार दिया मोदी सरकार ने? मेरा एक ही अनुरोध है, सुनिए, मेरा एक ही अनुरोध है आपसे
वहां पर जरा मोदी जी को जब भारत आए तो उनको बतला दीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज, वही बात है सर, वो मामला कोर्ट में, कोर्ट देख लेगी सर, सही है नहीं सही है, क्यों उस पर जा रहे हैं भाई? मॉब लिंचिंग हुई कोर्ट में है ना मामला। हिंदुओं की मॉब लिंचिंग नहीं हुई क्या इस देश में? जो अहमदनगर सल्तनत से जुदा के नारे नहीं लगे क्या इस देश में? आपके नेता क्या है क्या? जो अहमदनगर में अतीक की मॉब लिंचिंग हुई है उसको जरा, उसको भी कंपनसेशन दे दे। सारी गलत हो, चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की, सिख की, ईसाई हो, उसकी कोई तरफदारी नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं करेगी। आज चर्च पे भी हमला हुआ अकबरपुर में, गलत है, पे हमला हुआ उत्तर प्रदेश में, की सारी हरकतें गलत के लोग हैं, उस पर भी कुछ कार्रवाई करवा दीजिए। ठीक है, नहीं सर, आप डॉक्टर दत्ता, इन लोगों के पास नहीं सवाल का जवाब है कि कौन सा कानून, कौन सा कदम मोदी सरकार का मुसलमानों के खिलाफ, सवाल जवाब फिर नहीं है सर जवाब। सर मैं 2 मिनट से आपके पास हूं, 2 मिनट से आपके पास हूं आदिल भाई, इधर उधर की बात कर रहे हैं आप डॉक्टर दत्ता। नहीं आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर दत्ता 30 सेकंड आपके पास है सर, फिर मुझे ब्रेक लेना होगा, प्लीज समय मत बर्बाद करिए। डॉक्टर दत्ता आपकी आखिरी टिप्पणी प्लीज, प्लीज सर। डॉक्टर दत्ता देखिए, बात यहाँ पे ये आती है कि 2 विषय को लेके ये लोग लगातार टेप रिकॉर्डर की तरफ एक ही चीज रिपीट कर रहे थे। पहले इन लोगों ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके उच्चतम न्यायालय ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बार नहीं कई बार कहा है अलग अलग सरकारों को कि भारत में कब लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक बार नहीं, यूपीए सरकार के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, एक बार नहीं 3 बार पूछा है। मोदी सरकार के दौरान 2 बार पूछ चुका है सुप्रीम कोर्ट ने। उससे पहले राजीव गांधी के सरकार के दौरान भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था राजीव गांधी सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में लागू कीजिएगा। आपको अगर प्रॉब्लम है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट से जाके लड़ाई कीजिएगा इस चीज को लेके, या फिर साबित करवा के दिखाइए कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो कम्युनल है। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है सर, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वक्त बिल्कुल नहीं है फिरोज साहब, वक्त इतना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में अभी के लिए बस इतना ही।